गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। जैसा कि अपना कृषि विज्ञान 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था और आज अपन उनके क्वेश्चन आंसर सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें देखो अपना टॉपिक कौन सा था, सस्य विज्ञान, मृदा और बीज। इससे रिलेटेड 3 वीडियो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज चौथे वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं इनके क्वेश्चन और आंसर्स, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, क्या क्या इनके आंसर्स होंगे। तो सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे हमारे साथ और ध्यान देंगे आगे की तरफ। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एग्रोनॉमी किस भाषा के शब्दों से बना है। तो दोस्तों इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए हैं पहले क्वेश्चंस के अंदर, पहला है लैटिन भाषा, मतलब लैटिन भाषा का नहीं है एग्रोनॉमी। जर्मन भाषा, एग्रोनॉमी शब्द जर्मन भाषा का भी नहीं है। भारतीय भाषा, इसका भी नहीं है। और अंग्रेजी भाषा, तीनों का नहीं है। ये क्वेश्चन आपकी बुक में गलत छपा है। जो इसका आंसर आपको मैंने बताया था कि एग्रोनॉमी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो दोस्तों देखिए, ये पहला वाला क्वेश्चन आपका गलत है, क्योंकि एग्रोनॉमी केवल ग्रीक भाषा का शब्द है। क्योंकि मैंने बताया था जिस शब्द के आगे लॉजी या नोमी लगता है वे ज्यादातर शब्द या तो ग्रीक भाषा के होंगे, जिसके आगे कल्चर लगता है वो लैटिन भाषा के शब्द होंगे। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक कौन सा है। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक कारक की बात हो रही है तो देखिए मृदा जलाक्रांति की बात करें। जलाक्रांति क्या है? कृत्रिम कारक है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। मृदा पीएच, ये भी कृत्रिम कारक है, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद में मृदा जुताई का ढंग, ये भी क्या है? कृत्रिम कारक है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या जा रहा है अपना? पैतृक पदार्थ। इसका आंसर जाएगा पैतृक पदार्थ या पेरेंट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं अपन। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो मृदा उत्पादकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं दोस्तों? देखिए, मृदा उत्पादकता को मृदा उर्वरता प्रभावित करती है, सही बात है। मृदा की भौतिक दशा, फिजिकल कंडीशन, मतलब ये भी प्रभावित करती है, ये भी सही बात है। मृदा की स्थिति, मतलब लोकेशन ऑफ साइट, ये भी क्या करती है? प्रभावित करती है। तो इसका आंसर जा रहा क्या? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है जो वायु क्षरण को रोकने में सहायक है। यहां पर दोस्तों देखिए, ध्यान रखने योग्य बात है, बात हो रही है वृक्ष की। कौन सा वृक्ष? रेगिस्तानी वृक्ष। तो वृक्ष कौन सा है? देखो, सेवन क्या है? घास है। अंजन क्या है? घास है। न्यूटन, ये भी क्या है? घास है। ये तीनों आंसर नहीं जाएंगे। तो इसका आंसर जा रहा है कौन सा दोस्तों? खेजड़ी। खेजड़ी क्या है? वृक्ष है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आधार बीज का स्रोत है। आधार बीज का स्रोत है, मतलब आधार बीज किस बीज से प्राप्त हुआ है। तो आधार बीज किस बीज से प्राप्त हुआ है? जैसा कि अपन पढ़ा था, क्या सबसे पहला कौन सा सीड? न्यूक्लियर सीड। उसके बाद में कौन सा? ब्रीडर सीड। उसके बाद में कौन सा? फाउंडेशन सीड। और उसके बाद में कौन सा? सर्टिफाइड सीड। इस प्रकार से मैंने प्रोजेनी बताई थी आपको, बताई थी कि नहीं बताई दोस्तों? बताई। तो देखिए, न्यूक्लियर सीड की कौन सा था? ब्रीडर सीड। और ब्रीडर सीड से कौन सा बन रहा है? फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड का मतलब कौन सा? आधार बीज। आधार बीज। अब तो आधार बीज किसकी संतति है? प्रजनक बीज की, जो ब्रीडर सीड जिसका नाम। अब इसमें आप ढूंढेंगे ऑप्शन कौन सा? प्रजनक बीज, ये रहा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है। देखिए दोस्तों, अलग अलग बीजों पर अलग अलग टैग लगे होते हैं। जैसे कि पीले रंग का टैग, पीले रंग का या सुनहरा पीला रंग टैग आपको पता है कि ब्रीडर सीड पे लगा होता है, जिसको प्रजनक बीज बोलते हैं। सफेद रंग का टैग किसके ऊपर लगा हुआ है? आधार बीज के ऊपर लगा होता है, फाउंडेशन सीड के ऊपर लगा होता है। नीले रंग का टैग किस पे लगा होता है? प्रमाणित बीज पे लगा होता है। और काले रंग का टैग किसी भी बीज पे लगा हुआ नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जा रहा है कौन सा? नीले रंग का टैग, तीसरे नंबर का आंसर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करने जा रहे हैं। सस्य विज्ञान को परिभाषित कीजिए। जैसा कि अपन ने टॉपिक स्टार्टिंग में बताया था कि सस्य विज्ञान, विज्ञान या कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मृदा फसल उत्पादन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? सस्य विज्ञान कहलाती है। तो इसमें भी अपन ने दिया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन, मृदा प्रबंध,
के सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? सस्य विज्ञान कहलाती है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में जब पूछता है तो 1 नंबर में डेफिनेशन देके पूछता है कि सस्य विज्ञान को या एग्रोनॉमी को परिभाषित कीजिए, तो आपको इस तरीके से आंसर देना है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं सस्य विज्ञान की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में है। तो सस्य विज्ञान की आवश्यकता दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि 4 क्षेत्रों में मुख्य रूप से सस्य विज्ञान की आवश्यकता है। जैसा कि पहला क्षेत्र है कृषि के उत्पादन में, दूसरा क्षेत्र है कौन सा? नियोजन में, और तीसरा क्षेत्र व्यवसाय में, और चौथा क्षेत्र कौन सा है? उद्योग में। इन 4 क्षेत्रों में कृषि की एग्रोनॉमी की क्या है? आवश्यकता पड़ती है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं मृदा उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा था कि मृदा द्वारा प्रति हेक्टेयर प्राप्त उत्पादन मृदा उत्पादकता कहलाता है। देखिए क्या है? मृदा द्वारा प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता क्या है? मृदा उत्पादकता कहलाती है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की, मृदा क्षरण को परिभाषित कीजिए, लिखिए। मतलब कैसे मृदा क्षरण किसे कहते हैं? देखिए मृदा क्षरण की मैंने अपना परिभाषा बताई थी आपको कि मृदा कणों का भौतिक रूप से अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है, या मृदा अपरदन कहलाता है, या विभिन्न क्षरण शक्तियों द्वारा मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मृदा क्षरण कहलाता है। भौतिक रूप से मिट्टी के कणों का अपने स्थान से हटने की क्रिया को क्या कहते हैं? मृदा क्षरण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखो ऐसी डेफिनेशंस बोर्ड एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-1 नंबर के क्वेश्चन में आपको देके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मृदा क्षरण को रोकने के लिए उगाए जाने वाले वृक्षों के नाम लिखो। मृदा क्षरण को रोकने के लिए उगाए जाने वाले वृक्षों के नाम लिखो। तो मृदा क्षरण को कौन सा वृक्ष रोकता है? शीशम रोकता है। क्या नाम है? डलबर्जिया सिसु बोटनिकल नेम है। बबुल है, अकेसिया नीलोटिका, रोहिडा है, टिकोमा अंडुलेटा। ये तीनों वृक्ष क्या करते हैं? मृदा क्षरण को रोकने में सहायक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन स्थलाकृति का जल क्षरण पर क्या संबंध है। देखो स्थलाकृति का संबंध बताया था, टोपोग्राफी का संबंध जल क्षरण से कैसे है मैंने आपको स्थलाकृति के बारे में बताया था दोस्तों। ऐसे अगर स्थल की आकृति उबड़ खाबड़ टाइप की है, अनडोलेटेड टाइप की है, तो क्या होगा? इस जगह से अगर पानी गिरेगा तो बहकर नीचे जाएगा, तो मृदा क्षरण क्या होगा? ज्यादा होगा। और इस जगह पानी गिरेगा तो नीचे बह के जाएगा, क्या होगा? मृदा क्षरण ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपका खेत समतल है, आपके खेत की स्थलाकृति सही है, तो मृदा क्षरण क्या होगा? उसमें कम होगा। तो यही लिखा है स्थलाकृति में ढालू भूमियों की अपेक्षा जल क्षरण क्या होता है? कम होता है। जिन स्थलों की आकृति क्या होती है? समान होती है, मैदानी क्षेत्र होते हैं उनमें जल क्षरण कम होता है, और ढालू क्षेत्रों में क्या होता है? ज्यादा होता है। नेक्स्ट अपन को बात करनी है बीज की पृथक्करण दूरी से क्या अभिप्राय है। बीज की पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस किसे कहते हैं? तो अपन जैसे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं क्या कि बीज की आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए 2 किस्मों के मध्य एक उचित डिस्टेंस या दूरी रखी जाती है, उसे पृथक्करण दूरी के नाम से जाना जाता है। यह बीज की आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए किया जाता है। कार्यक्रम देखो क्या है? आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए फसल की 2 किस्मों के मध्य निश्चित दूरी बनाए रखना आवश्यक है। इस दूरी को क्या कहते हैं? पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों जो स्वपरागित फसलें होती हैं उनमें आइसोलेशन डिस्टेंस या पृथक्करण दूरी कम रखी जाती है, तथा परपरागित फसलों में पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस ज्यादा रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, बलकृत सुषुप्ता अवस्था क्या है। यहां पर बात हो रही है इनफोर्स्ड डोरमेंसी की। बलकृत सुषुप्ता अवस्था किसे कहते हैं? देखिए जब बीजों को ज्यादा गहराई पर बो देते हैं तो वो अंकुरित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? बलकृत सुषुप्ता अवस्था बोलते हैं। अब सुषुप्ता अवस्था क्या है? डोरमेंसी जिसकी बात हो रही है। सुषुप्तावस्था किसे कहते हैं? बीज को सभी प्रकार की आवश्यक दशाएं मिलते हुए भी वह अंकुरित नहीं हो पाता। हवा, जल, पानी सब मिलते हुए भी वो अंकुरित नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन? डोरमेंसी। तो बलकृत डोरमेंसी क्या है? इस प्रकार की सुषुप्तावस्था में बीजों को मृदा में अधिक गहराई में चले जाने के कारण इसके मुख्य कारण प्रतिकूल तापक्रम, प्रकाशपूर्ण अभाव, बलकृत सुषुप्तावस्था अधिकांश खरपतवारों के बीजों में पाई जाती है। ज्यादा गहराई पर अपन अगर मृदा में बो देते हैं इनको, तब ये पैदा होती है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं
मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको 2 नंबर के क्वेश्चन में देके पूछा जाता है कि मृदा उत्पादकता और मृदा उर्वरता में क्या अंतर है। कैसे? क्योंकि ये 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मृदा उर्वरता क्या है? देखो, मृदा उर्वरता का संबंध पौधों के आवश्यक पोषक तत्व की उचित मात्रा, सही अनुपात उपलब्ध कराने की क्षमता से है। जबकि उत्पादकता क्या क्या है? मृदा उत्पादकता का संबंध प्रति हेक्टेयर उत्पादन भूमि से फसल उत्पादन क्षमता से है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मृदा उत्पादकता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जबकि उत्पादक मृदा हमेशा क्या होगी? उर्वर होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मृदा उर्वरता की जांच हमेशा प्रयोगशाला में की जाती है, जबकि मृदा उत्पादकता की जांच खेत से प्राप्त उत्पादन से की जाती है। आगे बात करते हैं, मृदा की भौतिक दशा, रासायनिक स्थिति, पौधे के पोषक तत्व की मात्रा, उनका संतुलन मृदा उर्वरता को निर्धारण करता है। जबकि इसमें क्या है? मृदा की उर्वरता परिवहन व्यय, उपज की मांग तथा फसल की पैदावार करने की व्यय में जो खर्चा हो रहा है, मृदा उत्पादकता को निर्धारित करती है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, वायु द्वारा क्षरण की प्रक्रिया को समझाइए कि क्षरण क्या होता है। मैंने जैसे बताया था कि मृदा कणों का भौतिक रूप से अपने स्थान से हटना क्षरण कहलाता है। इसमें क्या हो रहा है? वायु के द्वारा मृदा कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, तो उसे मृदा क्षरण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मृदा क्षरण कितने प्रकार, वायु क्षरण कितने प्रकार का होता है? वायु क्षरण 3 प्रकार का होता है, उच्छलन, निलंबन और सतह सर्पण। इसमें आगे दिया गया है सारा का सारा, देखिए। वायु द्वारा तेज हवा या आंधी से मृदा कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया वायु क्षरण कहलाती है। वायु क्षरण की परिवहन 3 प्रकार से होता है। पहला दे रखा है उच्छलन, साल्टेशन कहते हैं इसको। निलंबन, इसको सस्पेंशन के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और सतह सर्पण, इसको सरफेस क्रीप के नाम से जाना जाता है। उच्छलन क्या है? वे मृदा कण जिनका व्यास 0.5 mm से कम होता है, क्या कहलाता है? उच्छलन कहलाता है। इस उच्छलन की प्रक्रिया में क्या होता है? मृदा कण उछल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और इसमें मृदा कणों का कितना प्रतिशत नुकसान होता है दोस्तों? 70 से 75% नुकसान केवल किसके माध्यम से होता है? उच्छलन के माध्यम से होता है। निलंबन, निलंबन क्या है? 0.1 mm से कम व्यास वाले मृदा कण हल्के होने के कारण वायु के प्रेशर से उठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसमें मृदा कण हजारों किलोमीटर तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आपने देखा होगा जिस टाइम में आंधी आती है तो आकाश का रंग मटमैला हो जाता है, उसमें वायु जो मृदा के कण हैं वो लटकते रहते हैं। जब हवा का प्रेशर डाउन होता है तो मृदा कण वापस कहाँ आ जाते हैं? पृथ्वी पर आ जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सतह सर्पण। 0.5 mm से अधिक व्यास वाले मृदा कण अधिक बारीक होने के कारण न तो उड़ सकते हैं न उछल सकते हैं, वो रेंगकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? सतह सर्पण। इसमें केवल 5% मृदा क्षरण होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मृदा संरक्षण में पलवार का क्या महत्व है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। तो मृदा संरक्षण की बात बताइए तो क्या होता है? मृदा संरक्षण विधि क्षरण शक्तियों द्वारा मृदा को बचाना या रोकना क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। अब इसमें पलवार का क्या इंपॉर्टेंस है? पलवार का मतलब है मल्चिंग से। पलवार मल्चिंग, मल्चिंग का मतलब भूमि की ऊपरी सतह को ढककर रखना, चाहे घास फूस से ढको आप, चाहे फसल अवशेष से ढको, चाहे पॉलीथीन शीट से ढको, उसे कहते हैं मल्चिंग या पलवार के नाम से। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? खेत को घास तथा पौधों के डंठलों द्वारा ढककर मृदा क्षरण को काफी कम किया जा सकता है। पलवार वर्षा की बूंदों का डायरेक्ट सीधा प्रहार भूमि पे नहीं होने देता है, पहले पलवार के ऊपर लगता है। जड़ें, तने, पत्तियां आदि मृदा की सतह पर पानी बहने के वेग को क्या करती हैं? कम करती हैं। पौधे की जड़ें, पत्तियां, तने आदि क्या करते हैं? पानी वेग से बह के जाता है तो उस वेग को क्या कम करते हैं, उससे मृदा क्षरण भी क्या होता है? कम होता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। बीज के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, बीज वाला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि पहले तो बीज किसे कहते हैं? पुष्प के परिपक्व बीजांड को ही क्या कहा जाता है? बीज कहा जाता है। या वानस्पतिक तौर पर अगर अपन डेफिनेशन देखे जाएंगे तो पुष्प, तना,
फल, पत्ती आदि का कोई भी भाग जो अपने समान नया पौधा पैदा करता है उसे क्या कहते हैं अपन? बीज कहते हैं। इनकी अलग अलग जनरेशन हैं, जिन जनरेशन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला बीज बताया था कौन सा? मूल केंद्रीय बीज, इसको न्यूक्लियर सीड के नाम से जाना जाता है। दूसरा कौन सा बताया था? प्रजनक बीज, ये इसी की संतति है। तीसरा कौन सा बताया था? आधार बीज, इसको मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है, आधार बीज को। और चौथा बीज है प्रमाणित बीज या सर्टिफाइड सीड के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, मूल केंद्रीय बीज या न्यूक्लियर सीड होता है, ये किसी प्रजनक की देखरेख में विश्वविद्यालय या कोई रिसर्च सेंटर, अनुसंधान संस्थान है, वहां पर तैयार किया जाता है। और उस सीड के गुणन से जो दूसरी संतति प्राप्त होती है उसको प्रजनक बीज के नाम से जाना जाता है या ब्रीडर सीड के नाम से जाना जाता है। जब ब्रीडर सीड आपने तैयार कर लिया तो ये भी बहुत कम क्वांटिटी में पैदा होता है। ये भी वही प्रजनक या ब्रीडर की देखरेख में, विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थानों की देखरेख में तैयार होता है। इस बीज के गुणन से जो बीज अपन प्राप्त करते हैं उस बीज को आधार बीज के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर सफेद रंग का टैग होता है। और आधार बीज का फिर अपन वापस गुणन करते हैं, ये ज्यादातर प्रमाणीकृत संस्थाओं की देखरेख में तैयार होता है। और इससे प्राप्त होने वाला बीज कौन सा कहलाता है? प्रमाणित बीज कहलाता है। प्रमाणित बीज किसानों को उपलब्ध होने वाला बीज है। ये बीज अपन किसानों को देते हैं। इसको प्रमाणित करने का कार्य कौन करता है? एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, या आरएसएससी, राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन। ये इसको ठप्पा लगा के देती है कि ये बीज प्रमाणित है, आनुवंशिक तथा भौतिक दृष्टि से शुद्ध बीज है। नेक्स्ट दोस्तों अपन बात करते हैं, अपन दोस्तों थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ते हैं। मूल केंद्रीय के बीज, यह बीज स्वयं पादप प्रजनक की देखरेख में तैयार होता है। इस बीज के ऊपर किसी भी तरह का कोई टैग लगा हुआ नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड। इसके ऊपर मूल केंद्रीय के बीज का क्या होता है? ये गुणन होता है। सुनहरे पीले रंग का क्या होता है? इसके ऊपर टैग लगा होता है। भौतिक तथा आनुवंशिक शुद्धता इसकी 100% होती है। नेक्स्ट बात करते हैं आधार बीज। आधार बीज किसकी संतति है? प्रजनक बीज की। किस रंग का टैग होता है? सफेद रंग का टैग होता है इसके ऊपर। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इस बीज पर सफेद रंग का जो टैग होता है 99% शुद्धता होती है। भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता 99% होती है। प्रमाणित बीज वह बीज जो आधार बीज से गुणन से तैयार हुआ, मतलब ये किससे तैयार हुआ है? आधार बीज से तैयार हुआ है। और इसके ऊपर कैसा रंग का टैग होता है? नीले रंग का टैग होता है। आनुवंशिक तथा भौतिक शुद्धता कितनी होती है? 98% होती है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन अपना आ रहा है 19 नंबर का क्वेश्चन। मृदा संरक्षण की परिभाषा लिखिए। जलीय क्षरण के परिपक्ष में सस्य संबंधित विधियों का विवेचना कीजिए। मैंने जैसे बताया कि था कि विभिन्न क्षरण शक्तियों द्वारा मृदा कटाव को या मृदा क्षरण को रोकना मृदा संरक्षण कहलाता है। अब इसको रोकने के लिए जो सस्य जनित या एग्रोनॉमिक अपन उपाय करते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं? देखिए इसमें पहला है सस्य संबंधित समोच्च खेती करना। समोच्च खेती का मतलब है जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं उनमें क्या कंटूर रेखाएं बनाई जाती हैं। कंटूर रेखा क्या होती है? दो समान ऊंचाई पर खींची जाने वाली रेखाएं कंटूर रेखा कहलाती हैं। और इसमें जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं उनको अलग अलग भागों में बांट लिया जाता है, खेती की जाती है ताकि उसमें मृदा क्षरण कम से कम हो। दोस्तों फसलों की बुआई डाल की विपरीत करनी चाहिए। अधिक डाल है तो कंटूर की लंबाई क्या करते हैं अपन? कम होगी। और ढाल कम है तो कंटूर की लंबाई ज्यादा होगी। दूसरा करते हैं अपन भू परिष्करण। भू परिष्करण क्या करते हैं? भू परिष्करण का सभी विधियों और औजारों को अपनाने से मृदा की संरचना ठीक हो जाती है और बारानी क्षेत्रों में गहरी जुताई करनी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पलवार। पलवार या मल्चिंग क्या होती है? मतलब भूमि की ऊपरी सतह को घास फूस वानस्पतिक पदार्थों से ढकना क्या कहलाता है? पलवार कहलाता है, जिससे मृदा में कटाव क्या हो? कम से कम हो। नेक्स्ट अपन दोस्तों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है बीजों उत्पादन के लिए बीज का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो आप अगर बीजों उत्पादन कर रहे हो, सीड प्रोडक्शन का कार्य कर रहे हो, तो उस दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो नीचे दिया गया है। बीज उत्पादन है तो प्रजनक, आधार बीज, प्रमाणित बीज ही प्रयोग लेना चाहिए। आप अगर सीड प्रोडक्शन कर रहे हो तो या तो आप ब्रीडर सीड काम में ले, या जो आपका प्रजनक बीज है वो काम में ले, या मूल केंद्र के बीज ही काम में ले। अन्य बीज को काम में नहीं लेने की आवश्यकता है। इसके अन्य बीजों का मिश्रण नहीं होना चाहिए, मतलब इन बीजों के अंदर ये ध्यान रखें कि दूसरे बीज मिक्स ना हो। नेक्स्ट, बीज मान्यता प्राप्त बीज उत्पादक संस्थाओं या विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के से ही क्रय करना चाहिए। जो आप बीज उगा रहे हो उस बीज को आप कहाँ से खरीदोगे? या तो कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट से खरीदोगे, या जो कोई यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की जो वैलिड और सर्टिफाइड है उसके माध्यम से आप बीज को खरीदेंगे और फिर बीज उगाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों बीजों को बीज जनित रोगों से बचाव हेतु
फफूंदनाशी, फंजिसाइड, इंसेक्टिसाइड और शाकाणु संघर्ष से अवश्य उपचारित करना चाहिए। जब आप बीज को लगा रहे हैं तो उससे पहले आप बीज को उपचारित करके बोएं, शाकनाशी से, फफूंदनाशी से और कीटनाशी से, उनसे बचाव के लिए, तभी शुद्ध आपका बीज प्रोडक्शन हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बीज की किस्म कृषि जलवायु खंड में सिफारिश हो गई हो तथा उसमें उपयुक्त पैदावार होती हो। ऐसे ही आपको किस्म का सिलेक्शन करना है जिस जलवायु खंड में आप उगा रहे हो उसके लिए वो सुटेबल है या नहीं है दोस्तों। तो अपन आज इन फर्स्ट चैप्टर के टोटल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन अब सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती। जय हिंद, जय भारत।